आयनन विभव, हेडिंग डालो आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। हमारी 3 हेडिंग होगी थी, 4 होगी थी हेडिंग, 3 होगी। तो ये चौथे नंबर की हेडिंग है, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। इसे हम भैया एक चीज़ और करके लिख सकते हो, या आयनन ऊर्जा भी लिख सकते हैं करके, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। हाँ आयनन ऊर्जा भी लिख लो इसमें। ये तीनों में से कोई से भी आ सकता है, आयनन विभव भी बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी भी, और आयनन ऊर्जा भी। लिखो भैया। डी ब्लॉक के तत्वों की, मैं एक कुछ कोई सी भी एक लिख रहा हूँ मैं, डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा, डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों के, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय के आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगला पॉइंट, 5D श्रेणी के ना, इसमें ही है 5D श्रेणी के तत्वों, 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा, 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा 3D व 4D तत्वों की तुलना में अधिक होती है, की तुलना में 3D और 4D तत्वों की तुलना में अधिक होती है। 5D श्रेणी के कौन सा भैया? 5D श्रेणी के तत्वों के, बस तत्वों की आयनन ऊर्जा क्या? हाँ नहीं, बस इसमें पॉइंट डाल के लिख लो, जिंक CD और Hg, जिंक CD और Hg की आयनन ऊर्जा, जिंक CD Hg की सामान्य, जिंक Hg की आयनन ऊर्जा की सामान्य रूप से अधिक होती है, सामान्य रूप से अधिक
होती है, सामान्य रूप से अधिक होती है, क्योंकि इनका एस उपकोष अधिक स्थायी होता है। ये देखो, आ जाओ, चुप हो जाओ भैया सारे के सारे। अरे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, इसे क्या बोल रहे हैं हम? आयनन ऊर्जा भी बोल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला एक पॉइंट दे रखा कि डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। तो सब जानते होंगे कि एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य क्यों है? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व कहाँ रखे गए हैं हमारे? देख लो, एस ब्लॉक, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वे एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं। इसलिए क्या करना, डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा किसके मध्य होगी? एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य। क्योंकि भैया हमारा ये नीचे ये कौन से, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये कौन से हैं? एस के। और ये कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा, देखो सबसे पहले तो आयनन ऊर्जा समझो क्या हुआ है। आयनन ऊर्जा वो ऊर्जा रह है अगर कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु ले लो, जैसे हम एस ब्लॉक का कोई सा भी एक परमाणु ले लो, कौन सा लो बताओ? डी, यानी डी ब्लॉक का कोई भी ले लो। जैसे ले लें हम एक जिंक ले लें, जिंक, तो भैया जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे? जिंक 30वें नंबर पर है, 30 इलेक्ट्रॉन होंगे, 30 इसके पास प्रोटॉन होंगे। तो भैया क्या है, इसका मतलब है कि इसकी बाहरी कक्षा से, बाहरी कक्षा जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, इसकी बाहरी, इसका इलेक्ट्रॉन अंतिम में इसका, जैसे हमारी कौन सी श्रेणी, ये 3D श्रेणी है नहीं, तो इसका अंतिम में 4D10 और 5s2 जाएगा नहीं जाएगा भाई? 5D10 और 5s2 बनेगा नहीं बनेगा? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाया था मैंने, इस तरह से तुम्हें लिखवा रखा। तो इसकी अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही क्या बोल रहे हैं भैया? आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव कहते हैं। किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा से, यानी इसमें बस शर्त एक है, मैंने बस ये तत्व एक उदाहरण के लिए लिया। यहाँ हमारा तत्व गैसीय अवस्था में होना चाहिए। कैसी अवस्था में होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होना चाहिए। किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही क्या कहेंगे भैया हम? आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव कहते हैं। बस क्या नाम लिखा है, ये एंथैल्पी बता रहा हूं मैं। अब ये वो ना पूछा जाएगा आयनन ऊर्जा एंथैल्पी क्या रहा है, ये पूछा जाएगा तुमसे कि डी ब्लॉक के तत्वों की आयनन ऊर्जा किसके बराबर होगी भैया? एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। क्यों होती है एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य? क्योंकि भैया डी ब्लॉक के तत्व एस के और पी के कहाँ रखे गए हैं? बीच में रखे गए हैं। अगला है कि किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा का भी मान बढ़ रहा है। क्योंकि भैया प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता चला जा, बढ़ता चला। मैंने तो बताया था कि कल मैंने एक चीज़ तुम्हें और लिखवाई थी, मैंने बताया था कि ऐसे परमाणु की कक्षाएं रहे हुए हैं और ये एक प्रभावी नाभिकीय आवेश रहे हुए। क्या रहे हुए? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब भैया ये क्या कर रहा है, ये किसी भी तत्व को अपनी तरफ को क्या करता रहे, खींचता रहे, नहीं रहता, आवेश करता, अपनी तरफ को आवेशित करता रहे। तो मैं लिखा किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, जैसे हम इधर को चलेंगे, देखो सबसे पहले हमारा एक तत्व है Sc। Sc के बाद में क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे देखो इसका परमाणु क्रमांक 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, इसका 24 है, इसका 25, ऐसे बढ़ते जा रहे नहीं जा रहे। तो क्या कही उसने कही है कि किसी श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसा परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, वो भी बढ़ता है, क्योंकि जितना ऊर्जा का मान होगा ये भी तो अपनी तरफ को खींचता चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। अगला पॉइंट है कि 5D श्रेणी के तत्व की आयनन ऊर्जा 3D व 4D के तत्वों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। 5D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा किसके तत्वों की किसकी तुलना में, 3D श्रेणी और 4D श्रेणी की तुलना में अधिक होती है। भैया जिंक, CD और Hg की आयनन ऊर्जा सामान्य रूप से अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इनका S उपकोष क्या होता है भैया, अधिक स्थायी होता है। क्योंकि अगर मैं जिंक का लिखूं, जिंक का जो हमारा जिंक पहली श्रेणी में आवे ना, तब भैया तो इसका होगा 3D10 और 5, 310 और 4s2 होगा। अगर बात करूँ CD का भैया, इसका भी यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी इसमें D कक्षक भी पूरा भरा रहेगा और इसका S कक्षक भी पूरा भरा जाएगा। और मैं बात करूँ Hg की, तो इसका अंतिम यानी D भी पूरा रहेगा और S भी पूरा
भरा रहेगा। और तुम सब जानते हो कि S यानी जो भी तत्व स्थायी कब होगा, क्या तो उसकी संख्या 0 हो या 1 हो या 2 हो। जब S की बात कर रहे हैं तो क्या करा, जिंक Cd और Hg की आयनन ऊर्जा सामान्य रूप से अधिक होती है, क्योंकि इनका S उपकोष क्या होता है हमारा, अधिक स्थायी हो जाता है। देखो अगर यहाँ इनका S इसको देखोगे ना तो भैया पूरा का पूरा भरा रहा है। देखो पूरा का पूरा क्या मिलेगा, भरा, क्योंकि S में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इनके मिलेंगे। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवा रखा, चाहे उन्हें चेक कर सकते हो कि इनका S उपकोष क्या रहा है भैया, पूर्ण रूप से भरा रहता है और अधिक स्थायी होगा। इस वजह से इनकी ऊर्जा क्या होगी, इनकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, सामान्य रूप से अधिक होती है। अब भैया अगली हेडिंग डालो, इसमें जोन से भी 30 है, चौथा 5 और जोन सा भी पॉइंट है वो डाल लो, ऑक्सीकरण अवस्था। भैया लिखो ऑक्सीकरण अवस्था है, जोन सी भी हेडिंग नंबर हो। लिखो भैया, ओए बाबू चुप हो जाओ, लिखो मेरे साथ के साथ लिखो। प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी को क्या कहेंगे, साहिल बता। हाँ, प्रथम संक्रमण श्रेणी है, क्या कहेंगे सर भैया, 3D या 3D श्रेणी में स्कैंडियम से Mn तक, स्कैंडियम से Mn तक ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तथा उसके बाद घटती है, तथा उसके बाद घटती है। अब क्यों घटती है भैया, क्योंकि Mn तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तथा उसके बाद जिंक तक घटती है, उतारो बाबू इसे जल्दी से, फरहान बैठ जाए तो वैसे ही इतना। पहले लिख लिया भैया, पहले इसे समझेंगे फिर आराम से लिख लियो। कैसे है, हमें पता है कि जी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितना आएंगे, सॉरी डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नहीं आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से पेयरों में रखा जावा है, 1 2 3 4 5, एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 10 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। पहले 10 के मैंने क्या बना लिया, मैं 10 के पेयर बना लूँ मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यूँ कैसे इंगे से छोटा हो गया भैया, चलो 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5,
1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नो बताओ, हमारे पास डी है। अब डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो खाली एक इलेक्ट्रॉन भैया ऐसा भरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आ गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें 3 है तो 1 2 3। इसमें कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 हो गए भैया। इसमें भी 5, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5। और फिर कैसे आएगा बाबू, एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप फिर डबल भरते चलेंगे। पहले में सिंगल सिंगल बनने, फिर कैसे बनने डबल। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5। उसके बाद में 6 7 और कितना भैया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 अरे भैया पहले 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब भैया देखो, जो चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था वो समझो तुम। हाँ ये तो वैसे ही था। वैसे का मतलब ये इसे समझो। देखो मैंने क्या कही थी, हमने कही थी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीशियम तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। देखो कैसे है, यहाँ कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे 1 2 3 4। कितने बच रहे 4। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी भैया, सॉरी क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आया 1। अब कितना आ गया भैया इसमें 2। इसमें कितना आ गए 3। इसमें कितना आ गए 5 आ गए। फिर यहाँ कितना आ गए 5। अब कितने भैया, अब तो 1 2 3 4 ही बचे, क्योंकि एक तो कक्षा क्या हो गया पूरा हो गया। अब कितने बचेंगे 3। अब कितने बचेंगे 2। अब कितना 0 0। मैंने क्या बताई थी, हमने बताई है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में स्कैंडियम से Mn तक, स्कैंडियम से कहाँ है Mn तक, तो क्या लिख रखा हमने, ये Sn ना है, ये Mn है। स्कैंडियम से Mn तक तो मतलब स्कैंडियम से शुरू हुआ, जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही नहीं बढ़ रही, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही नहीं बढ़ रही। उसके बाद क्या करा, तथा उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। कहाँ तक घटती है, जिंक तक। ये कहाँ भैया हमारा, ये जिंक तक घटती है। तो ये यही समझाना चाह रहा था। इसने कही थी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी, यहाँ 2 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 5 होगी, यहाँ भी 5 होगी Mn तक। लेकिन उसके बाद क्या किया इसने, बढ़ती है तथा उसके बाद घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि Mn से Mn तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, फिर भैया बढ़नी शुरू हो जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, फिर ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगी भैया, ये घटती। देखो पहले तो 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर क्या होगी 0 होगी। अब इसे ताल लो भैया। देखो हमने हेडिंग डाली थी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीशियम ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, उसके बाद घटती है, क्योंकि Mn तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है भैया, बढ़ती है। देखो इसने भैया ने पूछा था कि अयुग्मित क्या रहा है। देखो अयुग्मित रहा है जिनका कोई भी जोड़ा ना बनाओ। देखो जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, क्या पढ़ा जाएगा, खाली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब भैया ये आगे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि इनके युग्म बन गए। क्या युग्म बन गए इनके, 2 युग्म बन गए ना। तो ये क्या है, ये अयुग्मित है, यहाँ भी अयुग्मित है। कह रहा ना कि Mn तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही, बढ़ रही है। यहाँ तक बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही, पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 5 हुई। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही बढ़ी, उसके बाद घट रही। क्यों घट रही, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब इनके साथ काय के इनके युग्म बन के खत्म हो गए, क्योंकि इनके साथ पेयर में क्या आने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो गए। तो हाँ युग्म बन गए। अब भैया इसमें ही अगला लिखो, दूसरा एक यू नंबर 1 कर कहती है हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी में। इसमें डालो भैया, लिखो D0 D5 और D10 पर, D0 D5 D10 पर, हाँ इसमें लिखो D0 D5 D10 पर विन्यास पर
ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। हाँ, आ जाएगा समझ में, कोई ना। पहले से लिख लो, फिर तुम्हें समझाऊंगा ना। पहले इन्हें ताल लो। मोहन बाबू लिख लिया? चुप हो जाओ सारे के सारे। मैंने क्या लिखा, मैंने एक पॉइंट लिखा था कि D0, D5, D10 विन्यास पर ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। मैंने बताया था कि कोई भी परमाणु जब अगर D वाला है तो 0, 5 और 10 पर अधिक स्थायी होगा। तो मैंने टाइटेनियम की चारों, देखो जो ये लिख रहा है ना 3+4 पर, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। टाइटेनियम की 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं और या टाइटेनियम की 3+ ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इसमें बताओ ये वाला अधिक स्थायी होगा, ये वाला अधिक स्थायी होगा? ध्यान रखना, मैंने बताया D0, तो ये कौन सा अधिक स्थायी होगा? क्योंकि ये जो टाइटेनियम की 4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है 3D0 पर आता है। क्या पाएगा? 3D0 पर, तो ये अधिक स्थायी होगा, ये वाला अधिक स्थायी होगा भैया? ये वाला अधिक स्थायी होगा। क्यों होगा? क्योंकि D0, D5 और D10 पर विन्यास पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है भैया? अधिक स्थायी होती है। तो D0, D10 देखो या 5 देखो, तो कहाँ रहा? इसमें रहा ना रहा? मैं बात करूँ इसमें Mn+2 में और Mn+3 में, यू अधिक स्थायी होगा, यू अधिक स्थायी होगा? D5 वाला अधिक स्थायी होगा। क्यों होगा? क्योंकि D5 पर, D0 पर, D5 पर और D10 पर कोई भी परमाणु क्या होगा? अधिक स्थायी होता है। भैया Ag+ में और Ag+2 में कौन अधिक स्थायी होगा? 10 वाला होगा, 9 वाला होगा? D10 वाला अधिक स्थायी होगा, नहीं होगा? क्योंकि पहले ही हम एक लाइन लिख के आ चुके हैं। क्या लिखे हमने? D0, D5 और D10 पर, D10 विन्यास पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है भैया? अधिक स्थायी होती है। तो भैया अगर मैं इसमें बात करूं T+4 अधिक क्या होगा बाबू हमारा? अधिक स्थायी होगा। इसमें बात करें तो इसमें क्या होगा हमारा? Mn2+ में कौन अधिक स्थायी होगा भैया हमारा? अधिक स्थायी होगा। और भैया इसमें Ag में कौन सा होगा हमारा? Ag+ क्या होगा भैया हमारा? अधिक स्थायी होगा। आगे समझ में कि भैया 0 पे, 5 पे और 10 पे कोई भी परमाणु क्या होता है? अधिक स्थायी होगा। हाँ ये लिख लो, अधिक स्थायी होगा, T4 होगा, Mn+2 होगा, Ag+ होगा। मैं कहती ना एक लाइन छोड़ दियो।